आज की कहानी मस्त-मस्त वाली इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाली है क्योंकि हम सबको पता है, जिस कहानी में ये हीरो होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होती है। तो इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग ज़ेन को देखते हैं जो कि इस कहानी का मेल प्रोटैगनिस्ट है। उसे उसकी कज़न सिस्टर योयो कहती है उसकी फ्रेंड रोयन का जाकर के हेल्प करने के लिए वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं फ़िलहाल उसे हेल्प करने नहीं जा सकती। कुछ लोग उसके डांस प्रैक्टिस में ऐसे परेशानी डाल रहे हैं। ज़ेन अपने सिस्टर की बात मानते हुए उसका हेल्प करने के लिए जाता है लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जिस लड़की से मिलने वाला है वो पूरी ज़िंदगी इसके बाद उससे प्यार करने वाला है। यहाँ पर जैसे ही वो डांस क्लास में रोहिन को देखता है तो रोहिन को लगता है कि शायद उसकी फ्रेंड आई हुई है और वो उसे कहती है कि शायद ये मेरा आज का लास्ट डांस होने वाला है और उसे डांस परफॉर्म करके दिखा रही थी। ज़ेन को रोहिन को देखते ही उससे पहली नज़र का प्यार हो जाता है। रोयन जिन को देख नहीं पाती है, उसे लगता है योयो है। उसे कहती है तो तुम्हें मेरा डांस कैसा लगा? तभी वहाँ पर जिन को कॉल आता है, उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया और वो योयो से बिना मिले बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिन भाई साहब तो रोयन के प्यार में कुछ इस तरीके से पड़े हुए थे, उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। इस बात को 8 साल बीत जाते हैं। जिन ने रोयन को ढूँढने की बहुत ही कोशिश की थी। खुद योयो को भी नहीं पता था कि रोयन किधर है। इस बात को 8 साल बीतने के बाद रोहिन यहाँ वापस लौटी थी और जब वो यहाँ पर आती है तो वो इस तरीके से यूँ उससे मिलने के लिए आती है। वो कह रही थी कि तुम कहाँ गायब थी इन 8 सालों से? इस बात पर रोहिन उसे कहती है तुम्हें पता है मॉम डैड के मरने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अंकल आंट ने मुझे सँभालने के लिए मुझे फ़ॉरेन भेजा था और फाइनली अब मैं वापस लौट के आई हूँ। यूँ उसे कहती है अब तो नहीं जाओगी ना? देखो मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी। तुम्हें जो करना होगा यही करना। लेकिन ये रोहिणी यहाँ किसी रीजन से आई थी, ये बात योयो को नहीं पता था। वो उसे वहाँ से लेके जा रही थी, जाने से पहले वो अपने साथ एक पिक्चर क्लिक करते हैं कैजुअली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जब ये फ़ोटो यहाँ पर जैन भाई साहब देखते हैं, तो उन्हें तो लगता है कि उनके 8 सालों का इंतज़ार खत्म हो गया। फाइनली यहाँ पर वो अपनी फर्स्ट लव रोयन से मिलने वाला था। वो सब कुछ छोड़ कर के रोयन से मिलने के लिए निकल जाता है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो इस तरीके से योयो उसकी फ्रेंड दोनों डिनर कर रहे होते हैं। जिनको यहाँ देख कर के योयो शॉक्ड हो जाती है, वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? जिन उसे बहाना करता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था। उसे पता चला कि एक्चुअल में योयो यहाँ पर डिनर करने के लिए आई है तो वो उसे देखने के लिए आ गया। वो यहाँ पर रुयन को इंट्रोड्यूस कराती है। जिन पहली बार अपने पहले प्यार से मिल रहा था, इतना ही नहीं जब वो रुयन से हाथ मिलाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो उसे जाने ही नहीं थे और ज़ेन का फर्स्ट टच रोयन को थोड़ा डिफरेंट फ़ील कराता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके लिए कुछ अलग फ़ील करता है, लेकिन वो इस बारे में योयो से कुछ बोलती नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो इन चीज़ों को हैलुसिनेट कर रही है। फिर इस तरीके से ज़ेन उसे कहता है कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम लोग अपना डिनर एन्जॉय करो। वो दोनों फिर कुछ देर तक अपना साथ में डिनर करती हैं, गॉसिप करती हैं। ज़ेनब भी बाहर उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है चलो हम रोहन को भी घर छोड़ देते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। लेकिन रोहन कह रही थी कि नहीं वो टैक्सी ले लेगी। योयो का भी ज़िद करना था कि चलो साथ में चलते हैं। तुम कहाँ ही अकेली जाओगी, तुम्हारा घर भी तो मेरे रास्ते में पड़ता है। कहीं न कहीं वो ये भी देख चुकी थी कि ज़ेन रोहन को डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है। कार में जाते समय वो रोहन को पीछे नहीं बैठने देता, अपने साथ वाले पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए बोलता है। कहते हैं हम कि हम हमारी साथ वाली सीट पर अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाते हैं। रोहन चुपचाप बैठ जाती है। वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। ट्रॉली लेते समय गलती से वो उसमें टच कर जाती है। सॉरी बोल कर के वहाँ से जा रही थी तो वो स्लिप होने लगती है। जिन उसे संभालता है। ये सब कुछ योयो देख रही थी और कहीं न कहीं वो श्योर हो जाती है कि ज़रूर यहाँ पर रोहन के लिए जिन डिफरेंट फ़ील करता है। रोहन बाय बोल कर के चली जाती है। योयो अपने भाई से पूछती है कि तुम्हें रोहन से पहली नज़र का प्यार हो गया क्या? जिन कहता है कह सकती हो और मैं तुम्हारी फ्रेंड में सच में इंटरेस्टेड हूँ। योयो को लगता है कि जिन ऐसे ही कह रहा होगा। आज तक वो कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया नहीं है। इसी वजह से वो इस बातों को मज़ाक लेती है। रोहन इस तरीके से अपने घर जाती है। उसके अंकल आंट रोहन को वापस आया हुआ देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग रोहन को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे और जब यहाँ पर रोहन आती है, तो इस तरीके से वो लोग काफ़ी खुश थे कि वो वापस आ गई। ये कहानी में ये लोग अंकल आंटी काफ़ी अच्छे तरीके के पेरेंट बन कर के दिखाते हैं। वो जेलस प्रॉपर्टी लेना ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है, बस ट्रूली रोमांस, लव सीन्स एंड जेलसी बट विथ अ मिस्टीरियस ट्विस्ट है यहाँ पर।
रोहन अपनी फैमिली से मिलकर के काफ़ी खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मॉम-डैड के जाने के बाद शायद वो अंकल-आंट पे रिलाई कर सकती है, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है और वो काफ़ी घबरा जाती है। वो मैसेज किसका था वो हमें बाद में पता चलेगा। अगले दिन रोयन कुछ अपने शॉप के लिए शॉपिंग करने के लिए जाती है। वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर रोयन के स्टूडियो में इन्वेस्ट करना चाह रही थी। वो अपना एक ड्रेस का स्टूडियो ओपन कर रही होती है। जब ये बात जेन सुनता है तो वो अपनी सिस्टर को कहता है कि पैसे मैं दूँगा, तुम मेरी तरफ से रोयन के शॉप में इन्वेस्ट कर देना। तब जाकर के योयो को लगने लगता है कि कहीं न कहीं जिन सच में रोहन में इंटरेस्टेड है। वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बताती है कि एक्चुअल में उसका भाई उसके शॉप में ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये बात सुनकर के जिन काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो रोहन अपनी एक्स क्लासमेट से मिलती है जिसे कि वो पहचान नहीं पाती है। लेकिन वो लड़की यहाँ पर रोहन को पहचान जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि रोहन तो अब एक ऑर्फन हो गई, उसके पास कहाँ से ही पैसा-वैसा होगा, वही सो कॉल्ड उसका इंसल्ट करना, उसकी बुराई करना। लेकिन योयो जो थी वो यहाँ पे रोहन के सपोर्ट में थी। वो हेल्पर आती है उस लड़की को उस हेल्पर को वो लड़की है वो शो ऑफ कर रही थी कि वो तो एक वीआईपी कस्टमर है यहाँ का, उसके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती है, उसे यही ड्रेस लेना है जो कि रोहन ने चूज़ किया था। ये सारी बातें यहाँ पर ज़ैन देख रहा था और उसका हेल्प करने के लिए जाने सोच ही रहा होता है कि तभी तभी देखता है कि रोहन यहाँ पर अपना ब्लैक वीआईपी कार्ड निकाल कर के हेल्पर को दे दी है और उस ड्रेस के लिए हेल्पर से पेमेंट करने के लिए बोलता है। वो सोचने लगता है कि रोहन क्या सच में इतने पैसे वाली है जो कि इस तरीके से वो वीआईपी कार्ड यहाँ पर रख रही है? आखिरकार उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसके माइंड में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होते हैं। अब वो लड़की का तो यहाँ पर मुँह ही बन जाता है, तो वो खुद की इमेज बचाने के लिए रोएन का यहाँ पर इंसल्ट करने लगी है। दोनों की बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिन रोएन के सपोर्ट में आता है। जब यहाँ पर ज़ेन आता है, तो उसे देख कर के वो लड़की तो पहचान जाती है और वो बोलने लगती है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है। इस बात पर जिन उसे कहता है कि तुम भूल रहे हो कि ये पूरा मॉल मेरा है और क्या अपने ओनर को अपने मॉल में आने के लिए तुम्हारे जैसे कस्टमर से पूछना पड़ेगा। आज से मैं तुम्हें अपने मॉल में बैन करता हूँ, तो मेरे मॉल के किसी ब्रांच में एंट्री नहीं लेने वाले हो। ये बात सुन करके तो रोहन थोड़ी सी खुश हो जाती है कि जिन उसका सपोर्ट कर रहा है। आफ्टर दैट वो लोग डिनर करने के लिए जाते हैं। यो-यो इन दोनों को बात करने के लिए छोड़ देती है। जिन उससे बातों-बातों में पूछता है कि तुमने जो ड्रेस लिया है क्या अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिया है? रोहन उसे कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने अपने भाई के लिए ड्रेस खरीदा है। खैर तुम्हारे पास तो पर्सनल स्टाइलिस्ट होगा, फिर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? जिन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पर्सनल स्टाइलिस्ट बनो, क्योंकि मेरी मॉम मेरे सिस्टर को मेरे पर्सनल मैटर में कोई ये नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसी बहाने से वो रोहन से अपना नंबर शेयर कर लेता है। रोहन से नंबर लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा वाला खुश था और इस तरीके से वो लोग फिर घर लौट रहे होते हैं। रोहन जिन के साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन फिर वो ज़बरदस्ती उसे लेकर के जाता है। ये टैक्सी लेकर के बहाना करके चल जाती है उन दोनों को साथ में छोड़ कर के। जब जिन यहाँ पर रोहन को सीट बेल्ट पहना रहा था, तो गलती से उन दोनों के बीच किस हो जाता है। ये देख कर के रोहन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन जिन उसे कहता है कि तुम्हें ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। ये बात सुन कर के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन ना जाने उसके मन में क्या आ जाता है और कहती है कि ठीक है, वो उसके कन्फेशन के बारे में सोचेगी और उसे सोच कर के जवाब देगी कि उसे जिन को बॉयफ्रेंड बनाना है या नहीं। रोहित ने उसे डायरेक्टली मना नहीं किया, यही बातें जिन के लिए काफ़ी बड़ी थी और वो इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश था। रोहित जिन को हाँ तो कह देती है, लेकिन घर जाके सोच रही थी कि उसने हाँ कहा क्यों? यहाँ पर जैसे ही वो घर जाती है, उसके अंकल आंट पूछते हैं कि वो दिन भर कहाँ थी? तो उन्होंने उसे बताती है कि वो अपने स्टूडियो के लिए ड्रेस बाय करने के लिए गई थी। फिर जिन उसे घर छोड़ा है, जो कि उसकी फ्रेंड का कज़न ब्रदर है। अब जिन के बारे में रूमर्स थे कि वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है, तो वो लोग रोहन को समझा रहे थे उससे थोड़ी दूरी बना करके रखने के लिए। हमारी फैमिली उसके कोई मैच की नहीं है, वो तुम्हें बुली भी कर सकते हैं। रोहन को लगता है कि अंकल आंट बेवजह ही परेशान होंगे, इसलिए वो जिन की बातें नहीं बताती है कि जिन ने उसे कन्फेस किया है। वो कहती है हाँ ठीक है अंकल आंट, आप लोग जैसा कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो लोग जेन्युइनली रोहन की फिक्र कर रहे थे और रोहन को ये बातें भी दिख रहा होता है। फिर कुछ सोचने के बाद रोहन अपने कमरे में जाती है और जिन के नंबर को ब्लॉक कर देती है। ये सोचते हुए कि वैसे भी अब वो उसे हाँ तो कहने वाला नहीं है, क्योंकि अंकल आंट उसे पसंद नहीं करते और पसंद नहीं करते तो फिर बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आगे बढ़ने की कोई चांसेज ही नहीं और ये चीज़ जब जिन देखता है कि रोहन ने उसे ब्लॉक कर दिया है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और ये उसे फ़ोन करके पूछने लगता है रोहन को किस टाइप के लड़के पसंद है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके रोहन के अंकल की कंपनी में
इन्वेस्ट करने के लिए बोल देता है। इसी बहाने उसे रोहन से मिलने का मौका मिलने वाला था। अगले दिन रेडी होकर हीरोइन बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रही थी, तभी उसके अंकल आंट बोलते हैं कि जिन फैमिली से कोई आया हुआ है। वो लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो गया। रोहन समझ जाती है कि हो न हो वो जिन होगा, और वो उसे फेस नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उसने कल उसे ब्लॉक किया था, तो वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे वहां से जा रही थी तभी वहां पर जिन आ जाता है। रोहन उसे देख करके घबराने लगती है और जिन यहाँ पे रोहन के करीब जाता है। उसे इस बात का डर था जैसे 8 साल पहले रोहिन अचानक से गायब हो गई थी, कहीं वो वापस से उसे छोड़ कर के ना चले जाए। वो रोहिन से पूछता है कि उसने उसे क्यों ब्लॉक कर दिया? क्या वो उससे इतना नफ़रत करती है कि वो उसका कॉन्टैक्ट भी नहीं रखना चाहती? रोहन यहाँ पर उसे समझाने का कोशिश कर रही थी, बट वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रोहन को किस करने लगता है, जहाँ पर कि रोहन उसे रोक करके गुस्सा कर रही थी कि मैंने अभी तुम्हारे कन्फेशन को हाँ नहीं कहा है और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जिन उसे कहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें इस बात का कोई फ़िक्र भी नहीं है, कोई कदर भी नहीं है। आखिरकार तुम मुझे ना कहने का एक रीज़न तो दो, शायद मैं इन चीज़ों को ठीक कर सकूँ। रोहन उसे कहती है कि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है और मैं भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। मुझे यहाँ पर अपने बिज़नेस ट्रिप पर निकलना है, तो हम जब वहाँ से वापस लौटेंगे, तब इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ज़ैन रोहन को कह रहा होता है, मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पहले की तरह छोड़ कर के चली जाओगी। रोहन सोचने लगती है, पहले की तरह? क्या वो ज़ैन से पहले मिली है? क्या वो उसे जान रहा होता है? वो उसके सिचुएशन को देख कर के कहती है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें 3 महीने का वक़्त देती हूँ। 3 महीनों में अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो ठीक, और अगर नहीं हुआ तो फिर तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे, तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। जिन इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट था कि रोहन को उससे प्यार हो ही जाएगा, इसी वजह से वो बोल देता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। लेकिन रोहन उसे कहती है, कोई फिजिकल इंटीमेशन नहीं होनी चाहिए इस 3 महीनों में, इस बात का ध्यान रखना तुम, वरना फिर हमारे डील वैलिड नहीं रहेगा। ज़ैन कहता है, यार ये मुसीबत वाला तुम मत रूल लगाओ। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतने टाइम बाद मैं तुमसे मिलना हो, तुम्हें जब देखता हूँ तुम्हें हग करने का दिल करता है, मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर पाऊँगा? रोहिणी से कहती है, तुम्हें खुद की फीलिंग को कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि ये गलत है। जब तक मैं तुम्हें हाँ नहीं कहती तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, तुम इस तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकती। मजबूरी में ज़ैन को हाँ कहना पड़ता है। फिर वो रोहन से बात करके उसके अंकल की कंपनी में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर देता है। वो दोनों मैसेजेस में बात कर रहे होते हैं। रोहन बिजनेस ट्रिप के लिए निकल चुकी थी। ज़ैन को तो अब रोहन के बिना मन ही नहीं लग रहा होता है। वो दोनों मोस्टली मैसेजेस में बात किया कर रहे थे। रोहिन यहाँ पे ज़ैन के बारे में सोच रही होती है कि उसे तो ज़ैन को रिजेक्ट करना है, तो फिर वो उसके बारे में क्यों ही सोच रही है? क्या सच में वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगी है? और यही सारी बातों के बारे में सोच रही होती है। फिर अगले कुछ दिनों में वो बिज़नेस ट्रिप से लौट आती है। वो अपने भाई से बात कर रही होती है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट के मैटर में उसे उसका हेल्प चाहिए, और जब वो उसे कहेगी तो वो उसके साथ कंपनी चल देगा। उसका भाई इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। हालाँकि वो उसका कज़न ब्रदर था, यानी कि अंकल का बेटा था। लेकिन वो ज़ैन को अपने सिस्टर की तरह ट्रीट किया करता था। रोहिन को वापस से वही हैरेसिंग वाले मैसेजेस आते हैं, जहाँ पर कि वो फ्लैशबैक में याद करती है कि इंसान उसका ब्लड निकाल रहा होता है, और यही सारी टॉर्चर की वजह से वो वहाँ से छोड़ कर के यहाँ लौटी थी। एक्चुअल में इसका नाम सन है और वो इस कहानी का विलन है। इसके बाद हम लोग रोहिन को देखते हैं, जो कि फाइनली अपने बिज़नेस ट्रिप से लौट आई थी। आते ही वो यहाँ पे योयो से मिलती है और दोनों यहाँ पर साथ में पार्टी करने जाते हैं। जब वो लोग जाते हैं तो योयो यहाँ पर कुछ मेल मॉडल बुक की थी, लेकिन रोहिन यहाँ पर जिन को मिस कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर के उन दोनों को छेड़ने लगता है और वो दोनों क्लब से बाहर निकल रहे थे। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो जिन उन्हें लेने के लिए आया हुआ था। जब वो देखता है कि वो लड़का इन्हें परेशान कर रहा है तो वो जाके उनकी पिटाई करता है। जिन को इतना ज़्यादा गुस्से में योयो ने भी पहली बार देखा हुआ था। उनकी पिटाई लगाने के बाद वो रोएन के पास आता है। वो देखता है कि रोएन का ड्रेस कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग है, तो वो उसे अपना जैकेट ऑफर करता है। ये देख कर के योयो शॉक कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। ज़ेन बोलता है, जाओ, तुम्हारा फियांसे तुमसे मिलना चाहता है। इसके बाद ये बोल करके वो रोहिन को वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ज़िन के ऐसे बिहेवियर के लिए रोहिन उस पर गुस्सा कर रही थी कि योयो को डाउट हो जाएगा कि उनके बीच क्या चल रहा है। ज़िन उसे कहता है, तो उसे होने दो ना, वैसे भी आज नहीं तो कल तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहने ही वाली हो। इस बात पर रोहिन उसे कहती है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम थोड़े ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए हाँ कहने वाली हूँ? वो कहता है, अब तुम इस तरीके से ऐसे ड्रेसेस पहन करके मुझे रिझाने का कोशिश करोगी तो भला मैं कहाँ ही रुकने वाला हूँ।
रोहन उसे कहती है कि ध्यान रखना, मैंने तुम्हें जो डील दिया है वो तुम्हें पूरा करना होगा। 3 महीने का वक्त अभी बाकी है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। मैं तुम्हें चांस भी नहीं देने वाली हूँ कि तुम मुझे परसू करो अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। जिन भाई साहब ना जाने जैसे-तैसे खुद को रोकते हैं। अब रोहन ने जब ये रूल दिया था तो उसे बात मानना तो था ना। जिन कहता ठीक है, मैं कैसे भी करके सिर्फ़ 3 महीने तुम्हारे जवाब सुनने का इंतज़ार कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मुझे ना कहो। लेकिन रोहन उसे ना क्यों कह रही थी, ये बात तो खुद उसे भी नहीं पता था। रोहन अभी ऐसे प्यार-मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहती थी। उसका सबसे पहला काम था अपने मॉम-डैड के उस एक्सीडेंट के बारे में पता करने का और यही सारे रीज़न्स की वजह से वो वापस से इस शहर में वापस लौटी थी, वरना उसका आने का कोई प्लान भी नहीं था। जिन फिलहाल के लिए वहाँ से चले जाता है, लेकिन रोहन को जिन के लिए बुरा लग रहा था। अगली मॉर्निंग वो रोहन के लिए ब्रेकफास्ट भी भेजता है, कल के लिए सॉरी बोलते हुए। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग निकलती है तब भी ज़िन उसे लेने के लिए आया हुआ था। रोहना के साथ नहीं जाना चाह रही थी लेकिन ज़िन कल के बिहेवियर के लिए उसे माँगते हुए अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो फिर रोहन उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसे शॉप के लिए फैब्रिक लेना था, ज़िन उसके साथ जाता है। वहाँ पे उसे फैब्रिक कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा था और हेल्पर को ये लग रहा था कि शायद वो विंडो शॉपिंग करने के लिए आई हुई है, तो वह रोहन के साथ बदतमीज़ी से बिहेव करने लगता है। ये देख कर के ज़िन भड़क जाता है और वो हेल्पर से लड़ने ही वाला था। फिर रोहन को बाहर लेकर के चले जाता है। रोहन उसे कह रही थी कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी एक कार वाला कार पैक कर रहा था जिनका उससे एक्सीडेंट होने वाला था, तो रोहन उसे सेव कर लेती है। वो उसकी फ़िक्र करने लगती है कि वो ठीक तो है ना, उसे चोट तो नहीं लगा। ज़ैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी सच में फ़िक्र हो रही है? रोहिन कह देती है कि एक्चुअल में मैं तो बस इंसानियत के नाते ऐसा बिहेव कर रही हूँ और मैं इस तरीके से तुम्हारी फ़िक्र वगैरह नहीं करती हूँ। ज़िन को बुरा लगने लगता है, उसने एक्सपेक्ट किया था कि शायद रोहिन थोड़ा तो उसका फ़िक्र करे। रोहन से जिन कह रहा था कि देखो तुम ना मेरे इतने करीब मत रहा करो, मैं ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जिन भाई साहब रोहन से इतना प्यार ही करते थे। रोहन उसे खुद की फीलिंग पर कंट्रोल रखने के लिए कहती है जब तक उसे इस बात का भरोसा ना हो जाए कि जिन सच में उससे प्यार करता है। आफ्टर दैट वो रोहन को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो इस तरीके से उसे थैंक्स बोलती है। जिन सोच रहा होता है कि ये बंदी कभी उसकी फीलिंग को समझेगी और कब उससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहेगी। रोहिन घर के अंदर जाती है तो उसकी आंट रोहिन से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट ढूंढा है, वो बहुत ही अच्छा है, तुम उससे जा कर के मिलो। रोहिन आंट की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। बट कहीं ना कहीं उसके माइंड में जिन ही चल रहा होता है। वो खुद नहीं समझ पाती है जिस बंदे को वो रिजेक्ट करना चाह रही है उसके बारे में वो क्यों सोच रही है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे वो अपने ब्लाइंड डेट पर जाती है, जहाँ पर कि मिलने वाला बंदा एक नंबर का ठरकी था। वो रोहिन के साथ फ्लर्ट कर रहा था। रोहिन यहाँ पर उसे पीछे छुड़ाने का कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर ज़ैन आ जाता है। वो रोहिन को देख के समझ जाता है कि रोहिन यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आई हुई है। वो उसके पास आ जाता है। तब तक वो बंदा यहाँ पर रोहिन के साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश कर रहा था। रोहिन गुस्से में आकर के उसके ऊपर ऐसे कॉफ़ी फेंक देती है। वो बंदा रोहिन से लड़ाई कर रहा होता है, तभी ज़ैन यहाँ पर बीच में आ जाता है और वो उस बंदे की पिटाई लगा देता है। रोहिन ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि ज़ैन यहाँ पर अचानक से क्या कर रहा है। उस बंदे के जाने के बाद रोहिन जिन से कहती है कि एक्चुअल में मैंने सोचा है मैं तुम्हारे प्रपोज़ल को हाँ कहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर के जिन खुश हो जाता है लेकिन वो रीज़न भी जानना चाहता था। रोहिणी से कहती है कि जब इस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा तब मुझे बहुत ही घटिया फ़ील हुआ। लेकिन जब तुमने मुझे किस भी किया था तब भी मुझे ये इतनी बुरी वाली फ़ीलिंग नहीं आई थी। जिन कहता है ओह! इट मीन्स कि तुम मुझ में थोड़ा ना थोड़ा तो इंटरेस्टेड हो, तभी तुम मेरे बारे में ऐसा फ़ील करती हो। रोहिन कहती है ये तो पता नहीं, लेकिन जो मैं फ़ील करती थी वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। जिन ये बात सुन कर के खुश हो जाता है और कहते हैं कि क्या हम आज से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं? रोहिन कहती है हाँ, अब बात आती है फैमिली से मिलाने की, क्योंकि उम्र अब इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने की थी नहीं, इन्हें सीधे तौर से शादी करना था। तो रोहिन कहती है कि ठीक है, वो जल्दी ही अपनी फैमिली मेंबर से उसे मिलाएगी। लेकिन रोहिन का जिन को हाँ कहने के पीछे एक और पर्सनल पर्सपेक्टिव था। एक्चुअल में वो जिन से पीछा छुड़ाना चाहती थी और वो जानती थी कि जिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो उसके साथ रहेगी तो इट्स ऑब्वियस कि वो उसका हेल्प करेगा और जिन उसे परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन वो ये बातें चाह कर के भी जिन को नहीं बता सकती थी।
उनके रिलेशनशिप की तो अभी शुरुआत थी। वो आगे बढ़ के अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए जिन को किस कर लेती है और बोलती है कि तुम जब कहो मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हें मिलाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिन उससे पहले अपने काफ़ी करीबी रिश्तेदार से मिलाने के लिए लेकर के जाता है। उसकी मॉम के जाने के बाद ये आंटी ने ही जिन को पाल-पोस करके बड़ा किया था। रोहन से मिल कर के वो बहुत ही खुश थी पिछले 8 सालों से। उन्होंने रोहन के लिए एक ड्रेस बनाने के लिए बोला था। रोहन को ये बातें पता नहीं थी। वो लेडी यहाँ पर रोहन को 2 मिनट रुकने के लिए कहती है। फिर इस तरीके से उनके आने तक जिन कहता है डोंट वरी, इनसे मिलने के बाद हम जल्दी ही हमारी फैमिली से मिलने के लिए जाएँगे। अब मैंने तुमसे सीरियसली प्यार किया है तो शादी तक तो बात लेकर के जानी पड़ेगी ना। ऐसे बंदे रियल लाइफ में क्यों नहीं मिलते हैं यार? काश ऐसा बंदा सच में रियल लाइफ में भी होता। तभी यहाँ पर जिन की आंट आती है और वो रोहन के लिए वो ड्रेस लेके आई थी। साथ ही में एक प्यारा-सा हेयर पिन था, जिसे देख कर के रोहिन काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। जिन उसे कहता है, "तो मेरी होने वाली वुड-बी वाइफ, इस ड्रेस को पहन कर के दिखाओ।" रोहिन जब इस ड्रेस को पहन कर के आती है, तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जिन तो बस उसे देखते रह जाता है। वो आंटी भी रोहिन की काफ़ी बड़ाई करती है और कहती है, "जिन की नज़रें सच में काफ़ी अच्छी है, उसने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ड्रेस डिसाइड किया था।" फिर वो अपने हाथ का कड़ा निकाल कर के रोहिन को देते हुए कहती है कि, "तुम मेरे लिए मेरे घर की बहू हो।" क्योंकि ज़िन मेरा बेटा की तरह है। रोहिन उनका वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो लोग रोहिन के अंकल आंटी से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ज़िन के साथ देख कर के तो वो लोग शॉक्ड ही हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर रोहिन अंकल आंटी को बताती है कि वो ज़िन के साथ रिलेशनशिप में है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड जाते हैं। उसके अंकल कहते हैं, "तुम लोग दोनों कमरे में चलो, मुझे तुमसे बात करना है।" ज़िन कहता है, "अंकल आप मेरे साथ चलिए, आपको जो भी पूछना है मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ।" फिर जिन रोहन के अंकल के साथ चले जाता है। इधर उसकी आंटी रोहन से पूछ रही थी कि क्या तुम उसके पावर के अंडर प्रेशर आकर के उससे शादी करने के लिए हाँ कह रही हो या तुम सच में उससे प्यार करती हो। रोहन आंटी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो बोलती है कि नहीं वो जिनसे सच में प्यार करती है और वो सच में उससे शादी करना चाहती है। तब जाकर के वो उनके रिलेशनशिप के लिए हाँ कह देती है। थोड़ी देर बाद जिन अंकल के साथ आता और वो भी शादी के लिए मान चुके थे। रोहन का हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड देते हैं। रोहन के मॉम डैड ने जो उसके लिए डाउरी छोड़ी थी वो देती है और अपने साइड से भी विथोरल गिफ्ट्स के तौर पर कुछ पैसे देते हैं। लेकिन वो जिन को बोलते हैं कि अगर उसने रोहन को कभी भी हर्ट किया तो वो उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। अब जब फैमिली का एश्योरेंस मिल गया था तो वो लोग शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी बेस्टी के अंकल से शादी करने वाली है, कजन ब्रदर से। फिर इस तरीके से वो लोग शादी का सर्टिफिकेट लेकर के घर लौट रहे होते हैं। यहाँ पर वो रोएन को ऐसे रिंग पहनाता है और बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए देखा था और मुझे बहुत ही पसंद आया था। रोएन को भी वो रिंग काफ़ी पसंद आता है। अब बारी थी इस दिन के फैमिली वालों से मिलने के लिए, लेकिन रोएन यहाँ पर बहुत ही नर्वस थी उसके फैमिली वालों से पसंद करेंगे या नहीं। ज़ेन यहाँ पर रोहन के पिक्चर क्लिक करके हाथ वाले अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है और उसने योयो को नहीं बताया था और उसकी फिक्र हो रही थी कि योयो को ये बात बुरा लगेगा। फोटो डालते ही कभी ज़ेन को कॉल आ रहा था, कभी रोहन को कॉल आ रहा था और इस तरीके से वो दोनों का रोमांस बार-बार बीच में रुक रहा होता है। ज़ेन कहता है ग्रैंडफ़ादर का कॉल है, हमें उनसे मिलने जाना पड़ेगा। वो और उसके फादर दोनों ही ज़ेन के आने का वेट कर रहे थे। शुरुआत में तो उसके ग्रैंडफ़ादर उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ज़ेन जब बताता है कि वो रोहन से बहुत ही प्यार करता है और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर ज़ेन ने ये खानदानी बिज़नेस सँभाल लिया, तो वो उसकी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर मान जाते हैं और रोहिन के साथ अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। उसके हाथों में उसकी आंटी का कड़ा देख कर के वो समझ जाते हैं कि पहले यहाँ पर जिन ने इसी वजह से रोहिन को उनसे मिलने के लिए लेकर के गया हुआ था। उन लोगों को रोहिन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। उन्हें पता था कि रोहिन काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन रोहिन की जो सीक्रेट उसकी पर्सनैलिटीज़ है और आइडेंटिटीज़ है, वो लोगों के बारे में उन्हें नहीं पता था। ग्रैंडफ़ादर पहली मुलाकात पे रोहन को अच्छा खासा जनरस गिफ्ट देते हैं और साथ ही में यहाँ पर जो ज़ेन के फादर थे वो भी कंपनी में शेयर यहाँ पर रोहन के नाम कर देते हैं। ज़ेन की फैमिली की तरफ से इतना प्यार देख कर के कहीं न कहीं रोहन भी काफ़ी खुश थी। लेकिन जो योयो थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और वो यहाँ पर रोहन से कह रही थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जिनसे शादी कर रही हो। इस बात पर रोहन से कहती कि सब कुछ काफ़ी सडन हो गया, वो उससे बताने वाली थी। योयो यहाँ पे रोहन की बातों को समझती है और फिर वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है। आफ्टर दैट सारी फैमिली के मैटर सुलझाने के बाद वो लोग घर आते हैं।
जहाँ पर कि जिन और रोहन अब दोनों साथ में रहने वाले थे क्योंकि अब वो दोनों इस तरीके से लीगली मैरिड थे। फाइनली इतने दिनों के इंतज़ार के बाद जब रोहन ने जिन से शादी कर ही ली है तो भला वो खुद को कहाँ ही रोकने वाला था। रोहन से वो पूछता है कि वो कंफर्टेबल तो है ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रोहन जिन को नहीं रोकती है, रोकती भी कैसे, वो दोनों अब लीगली मैरिड जो थे। आफ्टर दैट वो दोनों अपना हनीमून मनाते हैं। अगली सुबह जब रोहन जगती है तो देखती है कि जिन कमरे में नहीं है। उसने उसके ब्रेकफास्ट के लिए इस तरीके से काफ़ी क्यूट तरीके से फ्रूट कट करके रखा हुआ था। तभी जिन किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कमरे में आने लगता है तो रोहन वापस से सोने की एक्टिंग करने लगती है। जिन को पता था कि वो सोने की एक्टिंग कर रही है तो वो उसे जगाने का कोशिश कर रहा होता है। रोहन उसे कहती है कि वो उसे परेशान क्यों कर रहा है। जिन कहता है तो हम हनीमून के लिए कहाँ चल रहे हैं। रोहन उससे कहती है कि अभी स्टूडियो का काम शुरू नहीं हुआ और जब तक वो स्टेबल नहीं होता मैं जा नहीं पाऊँगी। ज़ेन यहाँ पर रोहन की बातों को समझता है और कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे ज़रूर ही बताएगा। फिर रोहन जिन से पूछती है कि अंकल ने तुमसे हमारी शादी के लिए माना कैसे? कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि इस तरीके से ज़ेन अंकल को बताता है कि एक्चुअल में रोहन अपने मॉम डैड के मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है और आपको पता है कि उनका मौत नहीं इस तरीके से मर्डर हुआ था और ये बात हीरोइन को पता चलेगा तो जिसने ऐसा किया है वो ज़रूर हीरोइन के लिए भी खतरा बनेगा तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। मेरे पास बहुत ही पैसा और पावर है। तब जाकर के उसके अंकल कहते हैं कि ठीक है, तुम रोहन का ख़्याल रखना। ज़ेन यहाँ पे रोहन को ये बात नहीं बताता है और बोलता है कि कुछ नहीं बस मैंने उन्हें बिज़नेस का ऑफ़र दिया और वो मान गए। फिर रोहन इस तरीके से अपने शॉप के लिए निकलती है और जिन रोयन को उसके शॉप छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो लोग न्यूली मैरिड कपल की तरह एक-दूसरे से अलग नहीं होना चाह रहे थे। देन कुछ दिनों के लिए बिज़नेस ट्रिप पर गया हुआ था और यहाँ पर रोयन अपने बेस्टी से मिलती हैं। वो दोनों बिज़नेस पार्टनर की तरह मिल कर के अपना शॉप चला रहे होते हैं। एक नई गर्ल वहाँ पर आती है इंटरव्यू के लिए और रोयन उससे बात-बात करके हालाँकि वो बिगिनर थी, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा। लेट नाइट रोयन ने ज़ेन के लिए ऐसे वॉच खरीदा था, वो योयो को दिखा के पूछ रही थी उसे पसंद तो आएगा ना? वो कहती हाँ, उसे बहुत ही पसंद आएगा। फिर उसे इस घर जाने का मन नहीं था तो वो रोयन से कहती कि क्या वो आ जाती यहीं स्टे कर जाए, वैसे भी तो ज़ेन नहीं है। रोयन उसे कहती उसे पूछने की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन अगली सुबह ही ज़ेन यहाँ पर रोयन के पास आ जाता है। और जल्दी-जल्दी अपना काम खत्म करके आया था, पर रोयन को किस कर रहा होता है, तभी रोयन उसे रोकने के लिए कहती है। वो समझ नहीं पाता लेकिन तभी वहाँ पर योयो आ जाती है। तब जाकर के ज़ेन कहता है, ओह! तो तुम इसलिए रुकने के लिए कह रही थी? रोइन कहती है, और नहीं तो क्या, एक्चुअल में उसे घर जाने का मन नहीं था। ज़ेन आगे भी रोइन के साथ रोमांस करना चाहता था, बट वो उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, आज फिर यूयो के साथ ही रहना है। मैं इस चीज़ का कंपनसेशन आज रात में ज़रूर ही दूँगी। फिर वो योयो के पास चली जाती है। लेकिन अगली मॉर्निंग जब वो जगती है, तो योयो को वो जल्दी ही घर भेज चुका था। और इस तरीके से रोएन फिर ज़िन के लिए वो वॉच लाके गिफ्ट करती है, उसे काफ़ी पसंद आता है और ज़िन ने रोएन के लिए एक रिंग बाय किया था, वो उसे देता है, बोलता है ऑक्शन में, मुझे ये रिंग तुम्हारे लिए बहुत ही पसंद आई। ये इन दोनों का स्वीट लव रोमांस वाली केमिस्ट्री मुझे तो इस ड्रामा में काफ़ी पसंद आ रही है। आफ्टर दैट रोएन अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, इनका रिलेशन कुछ अलग ही था। वो एक लैबोरेटरी चला रहा होता है जहाँ पर कि वो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। अभी फ़िलहाल उसे पता नहीं था कि रोएन ने जिन से शादी कर लिया है। वो उसका अच्छा दोस्त था। रोएन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो कि कुछ सेलेक्टेड लोगों में से एक उसका ये डॉक्टर फ्रेंड भी जानता था। ये बातें यहाँ पर जिन को पता नहीं था। जिन रोएन का बहुत ही ख्याल कर रहा होता है और वो अपने लोगों से रोएन के पास्ट लाइफ और उसके मॉम के बारे में पता लगवा रहा था, लेकिन जितनी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल है, सिर्फ़ उसे उतना ही मिल पा रहा था। कोई तो था जो इन न्यूज़ को दबा रहा होता है। कौन? बस ये जिन को पता लगाना था, लेकिन ये उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, इतना पावरफुल होने के बाद भी। जिन जब रात में घर आता है तो रोहिन के नाम की डिलीवरी आई हुई थी, लेकिन रोहिन ने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। जब वो उसे ओपन करती है तो उसमें काफ़ी हॉट हॉट सा ड्रेस था, जिसे देख कर के वो समझ जाती है कि हो ना हो, ये उसकी फ्रेंड योयो ने ही डिलीवर किया होगा। अब ये ड्रेस देख कर के जिन कहाँ ही रुकने वाला था। वो रोहिन को लेकर के कमरे में जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम मुझसे बोर हो गई हो, जो कि तुम्हें रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाने के लिए इन ड्रेसों की ज़रूरत पड़ रही है। और रोहिन बस छेड़ते हुए कहती है, ये तुम्हारी ही बहन ने भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों रोमांस करते हैं। यहाँ पे रोयन जिन के फ़ोन से फूड ऑर्डर कर रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि वो तो वही गेम खेल रहा है जिस गेम के फाउंडर वही है।
वो भी बैठ कर के वही गेम खेलने लगती है। बातों-बातों में वो जिन को बताती है कि जब वो कॉलेज में थी, तब यूँ ही मज़े-मज़े में उसने इस गेम को बनाया था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर फिर उसे इसके कॉपीराइट्स बेचने पड़े थे, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी। जिन उससे पूछता है, तुम्हें इतने पैसे की क्यों ही ज़रूरत रहती है? अब रोहिन उसे अपने सीक्रेट नहीं बताना चाह रही थी, इसी वजह से वो चुप हो जाती है। फिर रोहिन इस तरीके से अपने उस डॉक्टर फ्रेंड से बात कर रही होती है, जहाँ पर कि वो आगे रिसर्च करने के लिए पैसे पूछ रहा होता है, तो रोहिन कहती है, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में अभी पैसे ट्रांसफ़र कराती हूँ। एक्चुअल में वो रिसर्च के लिए इतने सारे पैसे इस तरीके से लगाया करती थी, लेकिन ये बातें फ़िलहाल तो जिन को नहीं पता था। रोहिन अपने सेविंग में से पैसे यहाँ पर उसे दे देती है। अगले दिन रोहिन को एक कॉल आता है, कोई कस्टमर था, उससे ड्रेस डिज़ाइन करवाना चाह रहा था, लेकिन रोहिन को डाउट होता है कि कहीं ये वही विलेन बंदा सेन तो नहीं है। कॉल करने से उसे पता चल जाता है कि वो वही करवा रहा है, तो वो फ़ोन कट कर देती है और उसे उस बंदे के साथ काम नहीं करना था। जब वो कमरे में वापस लौटती है, तो देखती है कि जिन सो रहा है। वो मन ही मन सोचती है कि क्या सच में जिन उससे इतना प्यार करता है कि इस तरीके से वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती है? क्या वो उस पे ट्रस्ट कर सकती है? क्या वो उसे सेंस से सेव करेगा? जिन जगता है और कहता है, रोहिन, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तो मेरी फीलिंग्स को लेकर के कभी शक मत करना। ये बात सुन कर के रोहिन शॉक्ड हो जाती है कि जिन को कैसे पता कि एक्चुअल में यहाँ पर मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। वो आगे बढ़ के ज़ेन को किस कर लेती है, तो ज़ेन भला कहाँ ही रुकने वाला था और वो उसे उठा कर के पियानो के पास लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों वापस से एक-दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। ज़ेन काफ़ी दिनों से ये रोमांस करना चाह रहा होता है, तो रोइन उसे नहीं रोकती है। वो दोनों वापस से सो जाते हैं। अगले दिन जिन को रोहिन अपने उस डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के लिए लेकर के जाती है। उसने कुछ रिसर्चेस किए थे, जिस बारे में वो रोहिन को बताने के लिए बुलाया हुआ था। यहाँ पर वो जिन के साथ देख कर के शॉक था। रोहिन उसे इंट्रोड्यूस कराती है कि उसका हस्बैंड है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या जिन भरोसे के लायक है, जो कि रोहिन उस पर इतना ट्रस्ट कर रही है। वो कुछ सालों से यहाँ पर रोहिन को जानता था। वो जानता था कि वो बेफजूल का कोई भी काम नहीं करने वाली है। जो कुछ भी उसने रिसर्च किया था, उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है रोहिन को बता कर के। ज़ेन के दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे थे। रोहिन उसे बताती है कि एक्चुअल में ये फ़ॉरेन में मेरा फ्रेंड बना था, इसकी फैमिली प्रॉब्लम में थी, तो मैंने छोटा-सा फ़ेवर इस पर कर दिया था। इसके बाद से तो मेरे लिए इतना लॉयल हो गया कि मेरे लिए काम कर रहा था। लेकिन ज़ेन को रोहिन और उस डॉक्टर फ्रेंड को लेकर के जेलस हो रहा था। रोहिन उसे कहती है, ओह कम ऑन, छोटे बच्चे की तरह बिहेव मत करो, मेरे और उस डॉक्टर फ्रेंड के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। वो जिन को ये बातें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाती है, तो वो समझ जाता है। जिन उसे कहता है कि रोहन उसे प्रॉमिस करे, आज के बाद उसे कभी भी खतरा हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो सबसे पहले जिन को याद करेगी। तब जाकर के रोहन उसे इस बात के लिए प्रॉमिस कर देती है और बोलती है कि डोंट वरी, मैं सबसे पहले तुम्हें ही याद करने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वापस से उस डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उसे कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तो काफ़ी हैंडसम है और मुझे लगता है कि वो काफ़ी केयरिंग भी है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या तुम उसे वो बात बताना नहीं चाहोगी? रोइन कहती है कि नहीं, मैं फ़िलहाल उसे वो बातें नहीं बता सकती। मैं खुद ही इन प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करना चाह रही हूँ। उसे फ़िक्र था कि सेन पिछली बार की तरह रोइन को वापस से बुली ना करने लगे, और वो जानता था कि जो जिन है वो शायद उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। लेकिन रोइन उसे नहीं बोल देती है। फिर वो यहाँ पर थोड़े बहुत अपने उस डॉक्टर फ्रेंड को ब्लड डोनेट कर दिए। एक्चुअल में रोहिन का ब्लड नॉर्मल नहीं है, कुछ एबनॉर्मैलिटी है, जिसके बारे में उसके डैड और मॉम रिसर्च किया करते थे, और अब उसका वो डॉक्टर फ्रेंड कर रहा है। उसका ब्लड काफ़ी स्पेशल है। उस रोहन को हॉस्पिटल से घर लेकर के जाता है। ब्लड डोनेट कर करके वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। रोहन कार में सो रही होती है, तो जिन उसे थोड़ी देर के लिए सोने दे देता है। फिर जब वो थोड़ी देर बाद खुद ही जगती है, तो वो प्यार से उसे गोद में उठा के लेके जाता है। अगले दिन वो अपने टीचर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसने रोहिन के बारे में उन्हें पता लगाने के लिए बोला था, लेकिन उस टीचर को भी अपने सीक्रेट रिसर्च के बाद भी रोहिन के बारे में कुछ भी खास नहीं पता चल पाता है। अब यहाँ पर जिन सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या यही सच्चाई है, लेकिन उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद जब वो घर जाता है, तो देखता है कि रोहन सो रही है, लेकिन जब वो चेक करता है तो एक्चुअल में वो बेहोश थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स उसे ट्रीट करते हैं। उसका डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर उसे देखने के लिए आता है और वो जिन को बाहर इंतज़ार करने के लिए बोलता है। फिर वो यहाँ पर इस तरीके से रोहिन का ट्रीटमेंट करता है। जब वो बाहर आता है, तो जिन पूछता है, क्या सच है, मैं बताओ, ये मैं उसका हस्बैंड हूँ, मेरा जानने का हक है। तब जाकर के वो डॉक्टर फ्रेंड उसे बताता है कि एक्चुअल में रोहिन का ब्लड में कुछ
अलग है, वो स्पेशल है उसका ब्लड। और इस वज़ह से रोहिन को काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं, उसके मॉम डैडी डिसीज़ेज़ कर सर्च कर रहे होते हैं और फिर उनकी जान इसी चक्कर में चली गई है। रोहिन तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी, वो खुद ही इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती थी। वो टाइम-टाइम पे मुझे ब्लड डोनेट किया करती थी, लेकिन अब उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी है, मुझे उसकी फ़िक्र होती है। ज़िन कहता है कि ठीक है, मैं रोहिन का ख़्याल रखूँगा और याद रखना तुम ये बात उसे तब तक नहीं बताना जब तक कि रोहिन मुझे खुद ये बात नहीं बता देती। रोहिन की आँख खुलती है, वो ये देख कर के शॉक थी कि वो हॉस्पिटल में है। उसे डर लग रहा था कि कहीं ज़िन को कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन ज़िन यहाँ पर उसे ये बात नहीं पता चलने देता है। वो रोहिन को कुछ दवाएँ देता है और यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बोलता है। उसने अपने हाथों से बना कर के रोहिन के लिए फूड लेकर के आया था, जिससे कि वो फूड अपने हाथों से खिला रहा होता है। रोहिन को लग रहा था कि कहीं उसका डॉक्टर फ्रेंड ने ज़िन को सारी बातें बता तो नहीं दी, लेकिन यहाँ पर वो उसे कहता है कि मुझे तो बस ज़िन ने इतना कहा कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तब रोहिन यहाँ पे थोड़ा-सा रिलैक्स होती है। जब ज़िन उसे फूड खिला रहा था, तो रोहिन उससे कहती है, "मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद करती हूँ।" ज़िन कहता है, "क्यों दिल दुखाने वाली बात कर रही हो? सिर्फ़ थोड़ा बहुत पसंद करती हूँ?" रोहिन कहती है, "हाँ, पहले मेरा तुम पे क्रश था और अब लगता है कि शायद मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पसंद करती हूँ।" तब जाकर के ज़िन रोहिन की इन बातों को सुन कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका रिलेशनशिप धीरे-धीरे आगे प्रोग्रेस कर रहा है। वो दोनों अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को हैप्पी देख कर के खुश था। वो डोजिन को कहता है कि रोहन अब ठीक है और अब वो घर जा सकती है। तो फिर वो रोहिन को वहाँ से लेकर के जाता है, हालाँकि उसका मन नहीं था, वो तो सोच रही थी कि रोहिन यहाँ पर 1-2 दिन और रहे। लेकिन डॉक्टर फिर समझाता है कि नहीं, वो ठीक है तो फिर हॉस्पिटल में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। जिन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, तो रोहिन से वो डॉक्टर फ्रेंड बात कर रहा था, लेकिन वो उसे बताता नहीं है कि उसने जिन को सारी बातें बता दी है। इसके बाद रोहिन जिन के साथ घर जाती है, वो उसे हग करके अब पहले के कंपेयर में काफ़ी अच्छे तरीके से सोने लगी थी। यहाँ पर इस तरीके से जिन को ये बातें पता नहीं था। रोहिन सोच रही थी कि क्या सच में जिन उसके लिए एक मेडिसिन का काम कर रहा है। डॉक्टर फिर उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हारा ब्लड अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका है। जितनी भी परेशानियाँ थी और बैड सेल्स थे, वो सब धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। रोहिन ये बातें सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। जिन वापस से रोहिन को किस करने लगता है। रोहन सोच रही थी कि लगता है कि सच में जिन उसके लिए मेडिसिन ही है। अगले दिन उसे वापस से सेन का इस तरीके से मैसेज आता है, वो सेन से पीछे छुड़ाने के लिए भागते-भागते यहाँ भी आ गई थी, लेकिन उसे पता था कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। सोच रही थी कि वो सेन से कैसे पीछे छुड़ाए, तभी यहाँ पर जिन आ जाता है। वो उससे पूछता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन रोहन कहती है कि नहीं, अब जब तुम मेरे लाइफ में हो, तो भला मुझे क्या ही प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन जिन जानता था कि रोहन उसे कुछ न कुछ तो छुपा रही है, जो कि वो खुद उसे बताना नहीं चाह रही। उसका और डॉक्टर फ्रेंड का रिलेशनशिप सिर्फ़ इतना नहीं है, कुछ और है। जिन रोहन को अपने दोस्तों से मिलाना चाहता था, तो वो उसे अपने कुछ क्लोज़ फ्रेंड से मिलाने के लिए लेकर के जाता है। जहाँ पर कि जिन का एक और फ्रेंड आया था, जिसे कि रोहिन भी जानती थी, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि वो दोनों यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब जिन को उस लड़के के बारे में पहले रोहिन ने बताया नहीं था, इसी वजह से वो इशारा कर देती है कि उसे नहीं बताने के लिए कि वो दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। लेकिन जिन को डाउट हो जाता है। घर लेकर के जाते समय वो रोहन को ऐसे किस करते हुए बोलता है, "तुम्हारे उस लड़के के बीच में क्या चल रहा है मुझे बताओ।" हीरोइन समझ जाती है कि जिन जेलस है। फिर उसे बताना ही पड़ता है कि एक्चुअल में वो फॉरेन में कुछ इसी तरीके से अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ रिसर्च कर रही थी, तो वहाँ पर उससे मिले थे और उससे अच्छी खासी उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी। मुझे लगा कि शायद तुम गलत समझोगे, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। जिन कहता है, तुम्हें पता है दूसरे लड़कों को देख कर के मुझे कितना जेलस होता है? रोहन उसे हग करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पर, तो फिर तुम्हें दूसरे लड़कों को लेकर के जेलस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा तो नहीं ना कि मेरे लाइफ में कोई दोस्त ही नहीं हो सकते, मुझे भी 4 काम होते हैं। मेरे भी तो फ्रेंड्स होंगे ना, लेकिन भरोसा करो वो सिर्फ़ मेरे फ्रेंड्स हैं और वो भी काफ़ी दूर के फ्रेंड्स हैं। मेरा उनसे कोई वैसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशनशिप नहीं है एक्सेप्ट दैट डॉक्टर फ्रेंड, जो कि एक्चुअल में मेरे साथ काम भी कर रहा है। रोहित यहाँ पर ज़ैन को जब सारी बातें क्लियर कर दी है, तब जाकर के वो थोड़ा-सा रिलैक्स होता है बंदा। वो बहुत ही ज़्यादा रोहन को लेकर के इनसिक्योर फ़ील किया करता था, लेकिन रोहन अपने प्यार और अपने भरोसे से ज़ैन के इनसिक्योरिटी को ट्रस्ट में चेंज कर देती है। तब जाकर के रोहन उसे कहता है कि अगर फ्यूचर में उसे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो रोहन उसे ज़रूर याद करेगी। रोहन कहती है, "हाँ, ऑब्वियसली तुम हस्बैंड हो मेरे, मैं तुम पे तो रिलाई कर ही सकती हूँ ना?" ज़ैन कहता है, "ऑब्वियसली।" आफ्टर दैट वो रोहन की एक पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर वापस से अपलोड कर देता है, जहाँ पर कि वो अनाउंस कर रहा था कि वो मैरिड है। इसके बाद उसे इस तरीके से अपने एक बिज़नेस पार्टनर या बिज़नेस फ्रेंड का
बर्थडे का इनविटेशन होता है जहाँ पर कि जिन रोयन को लेकर के जाने के लिए सोच रहा था। और फिर रोयन इस तरीके से रेडी होकर के उस पार्टी में पहुँचती है जहाँ पर कि वही उसका वो दूर वाला फ्रेंड जो कि जिन का भी कॉमन फ्रेंड है, उसे लेके जा रहा होता है पार्टी में। तभी एक दूसरा बदमाश लड़का आकर के रोयन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। उसे पता नहीं था कि रोयन और जिन दोनों मैरिड हैं। वो यहाँ पर अपने अमीर होने का शो ऑफ कर रहा था कि जिन की कंपनी उसके साथ टाई अप करने के लिए रेडी हो गई है। रोयन कह रही है अफ़सोस, बट अब वो नहीं करेगी। वो बंदा कहता है क्यों? ये डिसीज़न लेने वाली तुम कौन होती हो? तभी यहाँ पर जिन आ जाता है और कहता है कि ये वाइफ है मेरी, जो ये कहेगी मैं यही करने वाला हूँ। और अगर इसने कहा कि तुम्हारे साथ टाई अप नहीं करना है तो नहीं होगा। उसके फादर को ये बात पता चलता है तो वो रोहित से माफ़ी माँगने लगते हैं और कहते हैं कि सॉरी सॉरी, मेरे बेटे को नहीं पता था, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन रोहिन उससे कहती है कि उसे अपनी बदतमीज़ियों की सज़ा तो मिल कर के रहेगी। वो इस तरीके से कैसे उसे छेड़ सकता है। और वो सबको यहाँ पर वो बता देते हैं कि जिन एक्चुअल में रोहिन उसकी वाइफ है। जब वो रोहिन को उस पार्टी में लेके ऐसे गया हुआ था, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो खुद को कह रही होती है कि वो जिन की फियांसे है। रोहिन कहती है जिन तुमने बताया नहीं इस बारे में। जिन कहता है ये मेरी पड़ोसी है, कोई फियांसे वगैरह नहीं है, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। रोहिन कहती है ये गलत बात है, दो लोगों के रिश्ते को खराब करना है ऐसे झूठ बोल करके। लेकिन वो लड़की रोहिन से ही बहस करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। तभी जिन के ग्रैंडफ़ादर आते हैं और वो रोहिन का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हें अच्छी लड़की समझता था। तुम तो मेरे ही घर की बहू को इस तरीके से बुली कर रही हो। अब यहाँ पर उस लड़की का मुँह बन जाता है और फिलहाल उसे वहाँ से जाना पड़ता है। और फिर रोहिनी इस तरीके से पार्टी से घर लौट आती है, जहाँ पर कि वो अपने ही टीचर से बात कर रही थी। और टीचर उसे कहते हैं तुमने जिन को अपनी लाइफ की सच्चाई नहीं बताई है, क्या तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप ठीक नहीं है? रोहन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं रोहन को उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहती और मैं अपने इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट कर लूँगी। तो आप भी तब तक उसे ये बातें मत बताना जब तक मैं खुद नहीं बताती। टीचर उसके प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर वो रोहन से कहते हैं कि ठीक है, और ज़ैन को इस बारे में नहीं बताएगा। आफ्टर दैट वो फ़ोन रख देती है, अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। ज जहाँ पर कि ज़िन ने उसके डॉक्टर फ्रेंड के ऐसे रिसर्च सेंटर पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और उसका फ्रेंड अब काफ़ी आगे बढ़ चुका था रिसर्च में। जहाँ पर कि वो रोहन के इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकालने वाला था। और जो जिन होता है वो उसके डॉक्टर फ्रेंड के बारे में बातें सुन रहा होता है। वो कहता है कि जिनसे तुम प्यार नहीं करती, जो कि सन के बारे में तुम उसे नहीं बताई हो। रोहन कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ की ये बात उसे बताना नहीं चाहती। पता नहीं वो समझेगा या नहीं समझेगा, वो बंदा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे डर है कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ। और रही बात ये सन की प्रॉब्लम, तो मैंने उसी से पीछे छुड़ाने के लिए तो जिनसे शादी किया था, ताकि मैं उसके पावर का इस्तेमाल कर सकूँ। लेकिन मुझे कब जिनसे खुद प्यार हो गया, ये बातें तो मुझे भी नहीं पता था। वो बंदा इतना अच्छा है कि कोई भी उसे रेसिस्ट नहीं कर सकता। ना जाने क्यों उसके बारे में इतने रूमर्स हैं। वो कहता है कि सेन मुझे बार-बार कॉन्टैक्ट कर रहा है, उसे मेरे ब्लड का सैंपल चाहिए ना। ठीक है, मैं उसे रिझाने के लिए परेशान हूँ, तैयार हूँ। ज़ेन यहाँ पर अपने बंदों को कॉल कर देता है रोहिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। रोहिन को इन बारे में नहीं पता था। वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसके ब्लड का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल रहा था, तो वो ज़ेन को घर पर डिनर पर जल्दी-जल्दी बुलाती है। उसने डिनर रेडी करके रखा हुआ था। तभी वहाँ पर जिन आता है, रोइन खुश थी, वो रीज़न पूछता है तो रोइन कहती है, मैं रीज़न तो नहीं बता सकती फ़िलहाल, लेकिन बस इतना समझ लो कि कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ। तो जिन फिर उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता और वो दोनों यहाँ पर अपना डिनर को एन्जॉय करते हैं। लेकिन जिन को यहाँ पर डिनर नहीं, रोहिन को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो रोहिन यहाँ पर इस तरीके से उसे रोकते हुए कहती है कि फ़िलहाल नहीं, हम कल करेंगे ये रोमांस। अगले दिन वो डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पे रोइन को कॉल करता है और बोलता है कि सेन तुम पर अटैक करने का सोच रहा है, तुम ध्यान रखना कहीं वो तुम्हें किडनैप वगैरह ना करे। लेकिन रोइन उसे कहती है कि वो भी पूरी तरीके से तैयार है। वो डॉक्टर फ्रेंड कहता है मुझे लगता है कि शायद सेन तुम्हें पसंद करता है। लेकिन रोइन इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। घर जाकर के वो अपना सेन से कॉन्टैक्ट करने का सोच रही थी और इधर हम लोग जेन को देखते हैं जो कि रोइन के पीछे ज़्यादा बॉडीगार्ड्स लगा देता है ताकि वो उसका प्रोटेक्शन कर सकें। उसके सामने पे ना आए क्योंकि उसने उसे खुद बताया नहीं था। उसे पता चलता है कि उसके अंकल के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। जल्दी-जल्दी वो घर पहुँचती है, अंकल उसे बताते हैं। सेन की कंपनी ने उसकी कंपनी को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि सेन ऐसा क्यों कर रहा है। रोहिन के स्पेशल ब्लड के बारे में उसकी खुद की फैमिली को भी नहीं पता था एक्सेप्ट हर मॉम-डैड। सेन यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो सेन का रोहिन से क्या कनेक्शन है वो नहीं जानता है।
फिर भी वो यहाँ पर रोएन के अंकल का हेल्प करने के लिए रेडी था और कहता है डोंट वरी अंकल, मैं आपको इस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉर्ट आउट कर दूँगा। वो बंदा आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। फिर घर जाकर के वो सिन के बारे में सब कुछ रोहिन से पूछता है। शुरुआत में तो रोहिन उसे इग्नोर करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि वो जिन को इग्नोर नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर वो उसे सब कुछ सच बताना स्टार्ट कर देती है। किस तरीके से उसके मॉम डैड उसके ब्लड पर रिसर्च कर रहे थे, उसका ब्लड काफ़ी स्पेशल था। इसी वजह से ये बातें कॉलेज टाइम में सेन को पता चलता है। उसके अंकल का बेटा भी था, इसी वजह से ये बातें पता भी चल गया था, तो वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। सारी बातें सुन कर के ज़ेन थोड़ा नॉर्मल तो होता है, लेकिन वो रोइन की फ़िक्र करते हुए कह रहा था कि तुम उस समय कितनी छोटी थी। जब ज़ेन तुम्हारी बॉडी से ऐसे ब्लड निकाला करता था, तुमने बहुत टॉर्चर झेला है। ज़ेन को अफ़सोस करता देख यहाँ पर रोइन उसे कहती है, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो मेरी लाइफ़ में भी नहीं थे, वरना मुझे पता है कि तुम मुझे ज़रूर ही प्रोटेक्ट कर लेते। वो उसे कहता है, तो अब तुमने क्या सोचा है? वो कहती है, कुछ नहीं, मैंने ज़ेन के खिलाफ सारे सबूत जमा कर लिए हैं। और जल्दी ही यहाँ पर मैं उसे जेल भी भेजने वाली हूँ। लेकिन ज़ेन को फ़िक्र था कि कहीं वो उसके पीछे ना आए, उसे हर्ट ना करे। रोहन कहती है, नहीं, मैं सँभाल लूँगी, बस एक लास्ट चांस। इसके बाद मैं उसे जेल भेज दूँगी, फिर हमारे लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ज़ेन उसे कहती है कि सच में तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है? रोहन कहती है, नहीं, इस छोटे से प्रॉब्लम के लिए भला मैं तुम्हें क्यों ही डिस्टर्ब करने जाऊँ? वो कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़ेन तुम्हें पसंद करता है, इस वज़ह से तुम्हारे पीछे वो इतने सालों से है। रोहन कहता है, नहीं, तुम लोग सब ओवरथिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ेन के साथ बातों-बातों में उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसके डॉक्टर फ्रेंड ने ज़ेन को पहले ही इन बातों के बारे में बता दिया था। वो उसे कहते उसे डाँटना नहीं, मैंने ज़बरदस्ती उससे पूछा था और वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है, इसी वज़ह से उसने तुम्हारी फ़िक्र करते हुए मुझे ये बातें बता दी थी। रात में जब ज़ेन सो रहा होता है तो रोएन अपने पुराने फ़ोन को ऑन करती है। फ़ोन ऑन करते ही उसे ज़ेन का कॉल आ रहा था। ज़ेन उसे कहता है कि मुझे पता है तुम अपने डैड के सेक्रेटरी को ढूँढ रही हो, जिन्होंने तुम्हारे डैड को बिज़नेस में धोखा दिया था और उन्हें मार डाला था। अफ़सोस मैंने उसे पकड़ के रखा हुआ है। और अगर तुम्हें वो इंसान चाहिए ताकि तुम अपने मॉम डैड को इंसाफ दिला सको, तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, अकेले, बिना अपने हस्बैंड को बताए। अब रोहन समझ जाती है कि सेन को उसके लाइफ के बारे में सब कुछ पता है और उसे उससे भिड़ना ही पड़ेगा। वो उससे दूर नहीं हो सकती है। ये बातें उसे पता चलता है, वो खुद ही जाने का डिसाइड करती है। सेन उससे पूछता है क्या हुआ? रोहन झूठ बोल देती है कि उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा, एक कंपनी ने उसे कोलैबोरेशन के लिए बुलाया। जिन जानता था प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो रोहन के सामने नहीं बताता है और उस पे ट्रस्ट करते हुए कहता है, ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और रोहन वहाँ से निकलती है। ज़ेन अपने बंदे लोगों को कॉल करता है और यहाँ पे रोहन का केयर करने के लिए बोलता है। रोहन बाहर निकलती है तो ज़ेन उससे मिलने के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पे रोहन को किडनैप कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि रोहन सीधे तरीके से उसके साथ नहीं जाने वाली। वो उसे वहाँ से लेके जाता है। रोहन की आँख खुलती है तब ज़ेन उसे अपनी बातें कन्फेस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, तुम मुझे छोड़ कर के जिन से शादी कर ली। मुझे लगा है कि शायद तुम मेरी हो। रोहन को तब जाकर के भरोसा होता है कि जो बातें यहाँ पर जिन और उसका डॉक्टर फ्रेंड कह रहा था वो दोनों ही सच था। इट मीन्स कि ये इंसान सच में साइको है और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो उसे कहता है कि अगर उससे शादी करने के लिए हाँ कह देगी तो वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो जिन होता है वो रोहन को सेव करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद रोहन को पता चलता है कि जिन की एक और आइडेंटिटी है, वो किसी बहुत बड़े ग्रुप का लीडर है। अब इस तरीके से उसे पता चलता है ये सारी बातें हैं, तो वो दोनों ही यहाँ पे मिलकर लड़ रहे होते हैं। रोहिन कहती है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं और तुम्हें कभी भी जेल भेज दिया जाएगा। जेल जाने से पहले सेन रोहन से अकेले में 5 मिनट बात करना चाहता था। जिन उसे वक्त दे देता है। सेन रोहन से पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा ब्लड का इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं समझता, तो क्या तुम कभी मेरे बारे में सोचती? क्या हम एक नॉर्मल कपल बन सकते थे? रोहन कहती है नहीं। मेरे और तुम्हारे बीच कभी भी नॉर्मल कपल जैसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। एक टाइम पर तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया। मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे ब्लड का एक अच्छा इस्तेमाल करोगे, लेकिन फिर तो तुमने मेरा ही फ़ायदा उठाने लगा था और मैं तुम्हें इन चीज़ों के लिए कभी माफ़ नहीं करने वाली। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के सन समझ जाता है कि शायद उसके और रोहन के बीच कभी नहीं हो सकता कुछ भी। उसे ऑब्सेशन छोड़ देना चाहिए। उसे वैसे भी अब तो पूरी ज़िंदगी जेल में ही बिताना है। फिर यहाँ पर रोहन जिन से बातें करके जिन के पास वापस लौट आती है। जिन लास्ट टाइम रोहन को यहाँ पर हैप्पी लाइफ विश कर देता है और फिर उसे जेल जाना पड़ता है। इनकी लाइफ का ये सारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका था। जिन रोहन के साथ वहाँ से चले जाता है।
अब वो रोहिन के साथ एक हैप्पी लाइफ जीने वाला था। घर जाकर के दोनों एक दूसरे से अपनी सारी आइडेंटिटी रिवील करती है। हीरोइन यहाँ पर टॉप की हैकर है, जिन यहाँ पर ऐसे इस माफिया गैंग का मेंबर है और जो कुछ भी उन्होंने अपनी आइडेंटिटीज के बारे में एक दूसरे से हाइड करके रखा था, वो सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब सारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाता है, तो वो दोनों जा करके वापस से अपना हनीमून मनाते हैं। इनकी तो पूरी कहानी में रोमांस ही नहीं खत्म हुआ, इसी वजह से मुझे कपल काफ़ी अच्छा लगा। नो थर्ड पर्सन का बीच में आना, नो लॉट्स ऑफ जेलसीज, नो एक दूसरे को बुली करना, जस्ट सिंपल रोमांस एंड नथिंग। कहानी सिंपल होने के बावजूद भी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी। कुछ महीने बाद हम लोग देखते हैं कि रोहन को वॉमिटिंग फील हो रहा था। जिन डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि रोहन एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। वो ये बातें सुन के काफ़ी खुश हो जाता है और इसी हैप्पी न्यूज़ के साथ हमारा ये ड्रामा भी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म कर दिया जाता है। तो अगर आपको सिंपल सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर ही मिले। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। कीप लिसनिंग।